ज़्यादा अच्छा है कि हम गुड अपनी क्लास को आगे मॉर्निंग सर। बढ़ाएंगे, एसएसटी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो सबको स्क्रीन ठीक ठीक दिख रही है? यस सर। यस सर। अभी सबको स्क्रीन सही दिख रही है ना? थोड़ा सा इसको हम स्क्रीन को और जूम कर देते हैं। हाँ, अब और ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा होगा। यस सर। सर ओके ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो पेज नंबर 40 तक हमने पढ़ा दिया था। 40 तक का मतलब 40 का जो स्टार्ट वाला ये शुरुआत में जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। Sultanate force could not penetrate. Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khalsi and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short duration. तो यहाँ तक हो गया था कि अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के लिए अपने राज्य का विस्तार करना वो इतना आसान कार्य नहीं था। जब भी वो किसी अन्य क्षेत्र पर जाकर के अपना कंट्रोल करते थे, लेकिन जब वो वापस दिल्ली पहुंचते थे तो फिर वहाँ पर उनका किसी प्रकार का प्रशासन काम नहीं करता था। पूरी तरह से वो कंट्रोल को खो देते थे। ठीक है, ओके जी बेटा। सर ये आपने कल बता दिया था। सर ये हाँ। डाउट। सर ये डाउट। हाँ बेटा, डाउट है तो आप बताओ क्या डाउट है? सर जो पेज नंबर 31 पे इस लेसन में बताया था कि हमें कौन से देश में मतलब कि हमें बताया था डायनेस्टीज के बारे में, राजपूत डायनेस्टीज, और उसमें जो ये उनके बताए थे हमने किस साल से कितने साल तक शासन किया था। जी जी। तो उसमें क्या बोलते जो उन्होंने शासन किया था, तो उसमें सबसे पहले दिया है कि जो तोमर राजपूत डायनेस्टीज थी, जी। उनमें ये अनंका पाला ने हाँ 1130 से 1145 तक शासन किया जी बेटा। था। तो फिर जो इनके चौहान है, चौहान ने फिर 1175 से किया, तो 1145 से 1175 तक इसने शासन किया। जी, तो आपको डाउट क्या है बेटा? सर तो जो बीच में ईयर्स की गैप है, तो उसमें किसने शासन किया होगा? हाँ बेटा, ये अभी इसमें आपको दिया गया, बुक में नहीं दिया है। इसका मतलब है कि उस सर बीच अभी में आपने सर तो मतलब सर आपने बताया था, कमजोर राजा बताया था जो लोकल नहीं देना होगा इसके अंदर। हमने बोलो एक सर बोल। मतलब जो राजा, हाँ उसमें सर हमने ये आपने बताया था कि जो राजा मतलब ज्यादा अच्छे नहीं होते, हाँ जिनका राजकाज को मतलब ज्यादा ताकतवर हाँ नहीं मतलब थे, कोई उसमें मतलब उस ज्यादा समय दिन में तक नहीं रहा। जी जी, उस समय में कोई प्रभावशाली राजा नहीं हुआ, है ना। वो राज्य कैसे चला उसके बारे में जानकारी इतिहासकारों को नहीं है। अगर जानकारी होती तो जरूर वो इसका वर्णन करते। ठीक है ना सर इसलिए इसमें गैप हाँ, कर दिया हाँ, उनका या तो उनका राजकाज बहुत ही साधारण रहा होगा, जिसका इतिहास में उल्लेख नहीं किया जा सकता है, वो उल्लेख करने के लायक नहीं है ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो गैप से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उनका उस समय के जो भी राजा रहे होंगे उनका शासनकाल किसी भी प्रकार से उल्लेख के योग्य नहीं होगा, है ना। उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सर ये जो पेपर होंगे तो इसमें आप ये भी पूछ सकते हैं क्या बेटा? पेपर में, तो इसमें आप ये भी पूछेंगे कि मतलब जलाउद्दीन खलजी या फिर अलाउद्दीन खलजी कहाँ तक राजा हाँ हाँ रहे हाँ थे। बिल्कुल बिल्कुल, पेपर में जो कुछ आपके बुक में दिया गया है उसमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि उस क्वेश्चन का लेवल कठिन हो सकता है या आसान हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन तो कहीं से पूछा जा सकता है। जैसे अगर ये जो क्वेश्चन आपके ऐसा भी आ पास सकता है कि किसने दिल्ली के बाहर भी अपना राज्य करा किया हाँ अलाउद्दीन बिल्कुल खिलजी पूछेंगे ना, ने। गैप भी आ सकते हैं कि किस गैप में किसने क्या वो करा, मतलब कौन बना था राजा। बिल्कुल बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। सर मतलब इस बार पेपर ओरली होंगे? ऑनलाइन ही होंगे बेटा। नो सर, ओरली होंगे। ओरल अभी देखिए, जो भी एग्जामिनेशन की तरफ से जो भी डायरेक्शन या गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार हम आपको बता पाएंगे। अभी ओरल होगा सर या सर जी सर ये जो खलजी डायनेस्टी है
सर इसमें लिखा है सर ठीक से, हाँ तो सर इसमें लिखा है 1290 से क्या लिखा है सर, ब्लर आ रही है। ब्लर आ रहा है 1290 से 1320 तक। हाँ 12 नहीं अब हाँ हाँ तो 1210 सर से सर इसमें ना वो तो सर जो अलाउद्दीन खिलजी है सर उसमें 1296 से 1316 तक लिखा है। तो सर क्या 1718 1920, तो सर इन सालों में कोई दूसरा राजा होगा, इसलिए 1920 तक लिखा है, 1320 तक। हाँ हाँ उस बीच में कोई ऐसा राजा रहा होगा जिसका शासनकाल योग्य नहीं है ना आपको बताने के योग्य, सर या इतिहास में उसका वर्णन नहीं किया गया। ना प्रजा को इतना अच्छा लगा, ना कि उनके पूरे लोगों को इतना अच्छा लगा, ना मंत्री ना सलाहकार। सर कोई ऐसा राजा होगा जिसने कोई काम नहीं किया होगा। बिल्कुल, जिसने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया, इसलिए फिर उसका वर्णन नहीं होता है इतिहास में। सर वो बुद्धू सा होगा। ऐसा चलता कह होगा। सकते हो। जी बिल्कुल अयोग्य रहा होगा, वो शासन करने के योग्य ही नहीं रहा होगा, किसी तरह से उसका समय कटा होगा उतना समय, और उसके राज्य के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, उसके शासन व्यवस्था के बारे में कुछ खास उल्लेख नहीं किया जा सकता। जैसे बनाए बनाए ढर्रे पर पहले के राजा चलते चले आए थे, हो सकता है उसने वैसा ही करता चला गया होगा, कुछ खास अपनी तरफ से उसने कुछ नहीं किया होगा, आराम किया होगा, मौज मस्ती किया होगा, तो फिर उसका वर्णन क्या करेंगे, ठीक है। या उसके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी होगी, इसलिए फिर वर्णन नहीं किया गया है। फिलहाल अच्छा है आप लोगों का क्वेश्चन, अगर आप लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं जरूर मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों की क्यूरियोसिटी, आप लोगों की उत्सुकता इतिहास को पढ़ने में अधिक है, और ये अच्छी बात सर ये चौहान, सर ये चौहान लिखा है जी। सर, क्या ये भी मुस्लिम में ही आते हैं? ये ऊपर लिखा है चौहान। किस में आते हैं बेटे? सर अपन लोग चौहान माउंटेन्स में आते हैं। सर ये हिंदू में आते चौहान। हाँ हाँ चौहान, हम ये तो पढ़ते हैं इतिहास में कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा वो पृथ्वीराज चौहान था, ये तो पढ़ते हैं हम। सर अपन लोग चाहमानस को ही चौहान कहते हैं क्या? चाहमांस, देखिए उसमें लिखा चाहमांस, तो चाहमांस या चौहान एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो सर दोनों को कहते किसी भी और तरीके से कह सकते हैं, चौहान भी कह सकते हैं, चाहमानस भी कह हाँ, सकते लेकिन चाहमानस आजकल प्रयोग में नहीं है, चौहान ही कहा जाता है, ठीक है। हैं। ओके सर, ठीक है, तो अगर ये सर तो- आ गया तो चौहान को अपन लोग और क्या कह सकते हैं, तो सर वो एक लिख सकते हैं। हाँ, हालांकि ये इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि चौहान को क्या कहा जाता था, बस ये बताना जरूरी है कि उस समय उनको चाहमान भी कहा जाता था और चौहान भी, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये तो हम पढ़ते ही हैं, और आपसे आगे आने वाले टाइम में कभी भी आप कोई बड़ी परीक्षा देंगे तो उसमें पूछा ही जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा का नाम बताइए, तो वो पृथ्वीराज चौहान ही आएगा। उसके बाद तो सभी मुस्लिम राजा हुए हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले पृथ्वीराज चौहान को हराने वाला था मोहम्मद गोरी, लेकिन मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर रह करके शासन नहीं किया था, वो आया और यहाँ पर लूटपाट किया, पृथ्वीराज चौहान को हराया और यहाँ से चला गया, वो यहाँ की गद्दी पर राजा बन करके नहीं बैठा, ठीक है, इसलिए उसके बारे में यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। सर क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि 1130 से 1145 तक किसका शासन चला था? कितने से कितने तक बता? हाँ 1130 अरे से सर मतलब वो 1145। ऐसे ही पूछ रहा है कि हाँ, मतलब हाँ, हाँ। पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। 1130 टू 1145 ये किसका शासनकाल रहा दिल्ली पर, तो आपको बताना पड़ेगा अनंगपाल। ये आपके लिए उसमें ऑप्शन में दिया जाएगा, अनंगपाल, चौहान्स, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसे 4 ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि हाँ अनंगपाल का सर लेकिन शासन। 1150 से हाँ 1145 तक कोई रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल 1130 टू 1145 ये किसका शासन रहा दिल्ली पर, ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपकी बुक में दिया है ना, इसको आपको याद रखना चाहिए। अनंगपाल, अनंग के पाल के बाद चौहान, ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान का शासन था 1175 टू 1192, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, जिसमें चौहान वंश का सबसे बड़ा राजा था। चलिए, हाँ यहाँ पर देखेंगे चिफ्टेन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। चिफ्टेन का मतलब जो सामंत होते हैं, सामंत का मतलब भी एक प्रकार से ये भी शासन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सामंतों की, और उनके फोर्टिफिकेशन का मतलब उनकी किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन का मतलब किलेबंदी, है ना, उनका जो सैन्य व्यवस्था है वो कितनी अच्छी थी, कितनी सुदृढ़ थी, उसके बारे में बताएंगे। फोर्टिफिकेशन। इब्न बतूता, इब्न बतूता कौन है? ये
अफ्रीका से आने वाला एक पर्यटक था, एक यात्री था जो भारत आया था। और भारत आकर के देखिए, अफ्रीका में एक देश है मोरक्को, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं अभी बता देता हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था, तो आपको उसका ऑप्शन चूज करना होगा, जिसमें कई ऑप्शन होंगे। आपको मोरक्को सिलेक्ट करना है। और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है कि आप क्लास समाप्त होने के बाद मोरक्को को गूगल सर्च करिए, मोरक्को कहाँ पर है उसके बारे में जानिए, ठीक है। सर क्या मोरक्को? मोरक्को एक देश का नाम है, एक कंट्री का नाम है बेटा, अफ्रीका में, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मोरक्को एक कंट्री का नाम है। उसको गूगल सर्च करिए, उसको देखिए कि मोरक्को कहाँ पर है। वहाँ से एक व्यक्ति है जो ट्रैवलर है, यात्री है, जिसका नाम था इब्न बतूता। उसका नाम है इब्न बतूता। वो वहाँ से आया था भारत भ्रमण करने के लिए, और यहाँ पर उसने जो कुछ देखा उसने अपने पुस्तक में लिखा। वो पुस्तक ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में आज भी उपलब्ध है, और उसकी जानकारी के आधार पर उस ज़माने के इतिहास को हम जान पाते हैं कि उस समय क्या स्थिति थी, ठीक है। इसलिए इब्न बतूता का लिखा हुआ जो चीज़ें भी है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ओके सर एक बार और कंट्री का नाम बताइए। मोरक्को, कंट्री का नाम है मोरक्को, और उस ट्रैवलर का नाम है इब्न बतूता, जो कि अफ्रीका का रहने वाला था। वो भारत भ्रमण के लिए आया था, और यहाँ पर आकर के उसने भारत की जो भी दशा को देखा, उसने उसका अपने किताब में, अपने पुस्तक में उसका वर्णन किया। सही आ सकता है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया? यस यस, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। इब्न बतूता का संबंध मोरक्को से है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। फोर्टिफाइड देमसेल्व्स इन माउंटेन्स। सर वो मोरक्को आ ही नहीं रहा, उसमें तो अरंकू आ रहा है। नो बेटा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। स्पेलिंग भी तो लिख सकते हैं। मोरक्को लिखोगे जरूर आएगा, ठीक है। फोर्टिफाइड देमसेल्व्स। सर क्या है स्पेलिंग? आपकी बुक में लिखा है बेटा, MMOROCCO, मोरक्को। सर आपको ये चीफ्टन्स एंड फोर्टिफिकेशंस पढ़ा रहे हैं। जी सर ये बेटा, स्टेट है कि एक डिस्ट्रिक्ट? जी बेटा, मोरक्को। तो सर उसके में कौन सी लाइन, जी बेटा। इन विच लाइन? जस्ट इनिशियल लाइंस है ना, इनिशियल लाइंस, शुरुआती जो लाइनें हैं। इब्न बतूता, 14th century traveler from Morocco, Africa, explained the chieftains sometimes. किसी समय इब्न बतूता ने भारत के चिफ्टेंस के बारे में, सामंतों के बारे में वर्णन किया है। क्या बताया है? जी बेटा। सर वो मोरक्को जो है ना, अभी मैंने सर्च करके देखा सर, वो नॉर्थ अफ्रीका में है। बिल्कुल वो मिलेगा ना, बिल्कुल श्योर मिलेगा। नॉर्थ अफ्रीका कंट्री। एक्सक्यूज मी सर। सर एटलांटिक ओशन के पास है। जी। सर एटलांटिक ओशन के पास में नॉर्थ अफ्रीका लगेंगे बेटा अनोखी बताओ। सर रेड कलर का फ्लाइट से वहाँ पर जाएंगे ना तो 18 आवर्स 15 मिनट्स लगेंगे। मिनट्स नहीं बेटा, घंटे घंटे सर लगेंगे। उसका रेड कलर का फ्लैग है और बीच में ग्रीन कलर का स्टार बना है। जी सर उसका रेड कलर का एक्सक्यूज मी सर। सर जी। सर उसकी कैपिटल रबात है। हाँ, रबात। सर हाँ, रबात उसकी कैपिटल है बेटा। जी। सर सर उसका पूरा नाम है मोरक्कन दिरहम। हाँ सर उसका पूरा नाम मोरक्कन दिरहम है। हाँ, पूरा नाम अब गूगल पर दे रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, बट इब्न बतूता अगर आप बोलेंगे तो समझ में आएगा। सर अगर आप लोग जाएंगे, सर अगर आप लोग फ्लाइट से जाएंगे, जी 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 जी। सर अगर आप लोग फ्लाइट से एक मुस्लिम था। सर अगर आप लोग फ्लाइट से जाएंगे तो 18 आवर 5 मिनट्स लगेंगे। जी, ये तो 18 आवर लगेगा ना। पैसे कितने लगेंगे ये तो देखो। सर पैसे तो वो
फ्लाइट फोर्टिफिकेशंस। हाँ बेटा, अब फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलेबंदी। अपने को कैसे सुरक्षित रखते थे? सर जी सर सुनिए, उसका फ्लैग रेड कलर का है, सर। उसके बीच में ग्रीन स्टार बना है। जी 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 बेटा जी। सर फ्लाइट के पैसे हाँ, फ्लाइट के पैसे देखिए कितने पैसे सर लगेंगे। 1,60,280। बहुत ज्यादा सर, बहुत इतने तो ज्यादा नहीं पैसे होंगे। लगने वाले हैं मोरक्को जाने के लिए। 1,60,000 बहुत ज्यादा, इतना पैसे तो सर ये इतने पैसे में तो पूरी एलएनटी क्वेश्चन के पास लेकिन वो तो घोड़े पे आया था। हाँ, तो उस समय तो फ्लाइट की व्यवस्था नहीं थी, और वो कितना टाइम लिया होगा आने के लिए, आप समझ सकते हैं। सर कैन आई एक्सप्लेन हाँ। दिस पैराग्राफ ऑफ चिल्ड्रंस एंड द फोर्टिफिकेशंस? ठीक है सर, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ना बहुत अच्छी जगह है सर, मोरक्को हाँ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब मोरक्को की बात को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंशिका, आप बता रहे हो कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, चलो ठीक है बताओ। सर ये चीफ्टेंस और फोर्टिफिकेशंस मतलब होता है सुल्तान या सरदार और उनके किले या फिर उनकी किले में हाँ, फोर्टिफिकेशन का मतलब किलेबंदी ही होता है बेटा, है ना? यस किस तरह से अपने को सुरक्षित रखते थे वो, ये देखने की बात है ना? फिर उसमें लिखा है कि अफ्रीका देश में ये जो मोरक्को सुल्तान वाला चैप्टर चल रहा है, डेरी सुल्तान, सर ये Yes. चैप्टर 4 नहीं है, चैप्टर 3 है। सर चैप्टर 3 अफ्रीका देश में मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी, फिर ये जो इब्न बतूता 14वीं सदी में आए थे अपने भारत में, जी। तो वो एक यात्री थे, उनने जब अपने भारत को देखा तो फिर उन्हें कुछ बताया था, हाँ, तो वो नीचे लिखा हुआ है। उसी चीज को यहाँ पर आपको शेयर किया गया है, आपको बताया गया है कि उसने क्या बताया था। चूंकि वह एक ट्रैवलर था, उसने जो कुछ लिखा होगा वो सही लिखा होगा, उसके वर्णन को सही माना जाएगा, क्योंकि वह प्रत्यक्ष उस चीज को गवाह था। सर तो फिर वो बोल रहे हैं कि चट्टान के ऊपर खबर पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, जी। और कभी कभी सर बांस के झुरमुटों में, और भारत में बांस सर पोला नहीं नहीं होता, वह बहुत बड़ा होता है। दो लोग सर मत इसकी बोलो। अलग अलग हिस्से हैं। सर इसके अलग अलग हिस्से दो लोग नहीं बोलेंगे। में इस तरह से गूंथे होते हैं तो ये दोनों बोल रही हैं यार। अभी दोनों असर नहीं कि अपना उन पर नहीं होता, और अरे ये रेस चल रही है। ट्रेन से बोलिए एक करके बोलिए। बहुत ही सीता क्या मजबूत बोल रहा है? होते हैं। सरदार इन जंगलों में कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सर मैं बोलूं चलो ठीक है, कोई नहीं बताएगा, आप शांत हो जाओ, आप सभी लोग शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ। चलिए कोई नहीं बोलेगा। कुछ समझ नहीं आता। शांत हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। शांत हो वो मैं जाओ, बता सभी रही लोग शांत थी। हो जाओ, सभी लोग शांत हो जाओ, ठीक है? शांत हो जाओ। Fortified themselves in mountains, तो माउंटेन में अपने को सुरक्षित रखते थे। इन रॉकी अनइवन एंड रग्ड प्लेसेस एज वेल एज इन बम्बू ग्रोव्स। देखिए, उस समय के जो सामंत थे वे अपने आप को पहाड़ी क्षेत्रों में या बांस की झाड़ियों में अपने आप को सुरक्षित रखते थे, या जो चट्टानी इलाके हैं पहाड़ों में, वहाँ पर अपने को सुरक्षित रखते थे। ठीक है, अपनी सुरक्षा का इस तरह से वे इंतजाम करते थे। इन इंडिया द बम्बू इज नॉट हेलो, यानी भारत में अगर बात करें तो जो बम्बू हैं वो उसके बीच में स्पेस ज़्यादा नहीं होता। इन इंडिया द बम्बू इज नॉट होलो, इट इज़ बिग, ये काफ़ी बड़ा होता है। इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरवाइंड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम। वो बता रहे हैं इब्न बतूता कि भारत में जो बांस की जो झाड़ियाँ होती हैं इतना ज़्यादा घनी होती हैं, आपस में इतना लिपटी हुई होती हैं कि आग लग जाए
तो भी उस झाड़ी का ज़्यादा हिस्सा नुकसान नहीं होता, ज़्यादा उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सर ये सृष्टि कुशवाहा कौन है? जी बेटा, ये सृष्टि कुशवाहा कौन है इसमें? नहीं समझा, आप क्या बता रहे हो बेटा? ये सृष्टि कुशवाहा कौन है अपनी मीटिंग में? दृष्टि कुशवाहा नहीं, मैं दृष्टि कुशवाहा कहाँ पर है? नो सर, सृष्टि। सृष्टि कुशवाहा, अब देखिए नाम से तो पता नहीं चलता है, लेकिन कोई न कोई स्टूडेंट होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, सृष्टि कुशवाहा तो हो सकता है कुशवाहा टाइटल से कोई बच्चा होगा, उसका नाम माया कुशवाहा मेरा नाम लिखा है, हाँ मेरी बहन का। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो जरूरी नहीं होता कि जो इस गूगल मीट में जिसका सर वो अनन्या से आपने बात करी थी सर, वो क्या? नहीं बेटा, मैं भूल गया, बात नहीं कर पाया। कल कुछ और काम में मैं लगा हुआ था, तो इसलिए मैं बात नहीं कर पाया था अनन्या से। ठीक है, ये चलिए हम आगे जो बता रहे थे उसको देखिए। सर लेकिन सौम्या अच्छी है। हाँ, सौम्या इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अच्छी पढ़ती है, बढ़िया अच्छी है पढ़ने में, है ना। इन इंडिया द बम्बू इज नॉट हॉलो, इट इज अ बिग, इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब आपस में मिले हुए, इतना ज़्यादा घने हैं, दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम एंड दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग। और सर उन पे आग का असर भी नहीं होता। हाँ, अगर बांस की बात करते हैं तो बांस बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी बांस की लकड़ी या बांस का जो पेड़ है जल्दी से टूटता नहीं, काफ़ी मजबूत होता है क्योंकि रेशेदार होता है। और आप देखते हैं कि बांस से हमारे देश में बहुत सारे काम किए जाते हैं, बांस का प्रयोग बहुत जगह होता है, काफ़ी मजबूत होता और है। सर जो सुल्तान है ना वो भी वही रहते हैं। सर बांस के पंखे बनाए जाते हैं, बांस के। जी, बांस बहुत यूजफुल है हमारे लिए, बांस बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सर पेपर भी बनते हैं बांस से। जी बेटा, आगे चलते हैं। देखिए, द chieftains live in सर this पेपर कैसे बनते forest हैं? which serve them as ramparts, inside which are their cattle and their crops। देखिए, ये कह रहे हैं इब्न बतूता बता रहे हैं कि जो सर वो सामंत वहीं लोग पे हैं, सुल्तान रहते हैं और फिर उनके किले के प्राचीन काम भी देते हैं जंगलों में, और उन दीवारों के घेरे में मवेशियों को या फिर गाय बैलों को खड़ा कर देते हैं। हाँ, यानी बांस के बीच में अपने आप को ऐसे सुरक्षित रखते हैं, जैसे ऐसा लगता है ना कि बांस अगर किनारे किनारे है तो बांस से उनकी किलेबंदी हो जाती है, बांस इतना मजबूत होता है। बांस के जंगलों में रहते हैं और वहाँ पर अपनी फसल भी वो पैदा करते हैं उसके बीच में रह करके, और अपने पशुओं को भी उसके अंदर वो रखते हैं, यानी कि पूरी तरह से ये बांसों के बीच में अपने आप को सुरक्षित पाते हैं सामंत। ठीक है, देयर इज आल्सो वाटर फॉर देम विद इन, वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था उनके पास है। देयर इज रेन वाटर का मतलब बारिश जब होती है तो बारिश का पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है उस पानी से अपना वो काम चलाते थे। रेन वाटर सर उसके अंदर ही पानी रहता है। हाँ, सर उसके अंदर ही पानी नहीं, रहता बांस है। के अंदर पानी रहता है इसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि जो नहीं सर, बांस के नहीं, मतलब जंगल। वहीं पे पानी हाँ, है। बांस के जंगल जहाँ पर है वहाँ पर आसपास जो बारिश का पानी इकट्ठा रहता है उस पानी से ही वो अपना काम चला लेते हैं, उनको पानी के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है, ऐसा उसने लिखा है। सर बारिश होती है सर उसका पानी, हाँ, उसका मतलब रेन जो वाटर। पानी अरे ये बच्चे आपको बोल नहीं थे। आगे चलो बेटा। Hence, they cannot be subdued except by powerful armies who entering these forests। इसके बावजूद सर भी मतलब सर इसलिए उन्हें मतलब हाँ, बहुत देखिए, इसमें ये पावरफुल बताया गया है, सेना जो इसीलिए- है उसके बिना हराया नहीं जा सकता। इसीलिए दे कैन नॉट बी सबड्यूड, उनको हराया नहीं जा सकता है एक्सेप्ट बाय पावरफुल आर्मी, जब तक कोई शक्तिशाली कोई सेना ना हो तब बिना शक्तिशाली सेना के उन सामंतों को, उन चिफ्टेन्स को वहाँ पर हराया नहीं जा सकता है। हु एंटरिंग द फॉरेस्ट कट डाउन द बम्बूज विथ स्पेशल प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप उन बातों सर को वो ना सर वो ये सेना है सर जो है सर वो जंगल में जाकर सर उससे तैयार किए गए औजार बांस से को बांसों को काट काट देते काट हैं के सर तभी जाकर के उनको हराया जा सकता है, अदरवाइज उनको हराना बहुत मुश्किल है। नहीं हराया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो वहाँ पे रहते हैं उन्हें, हाँ, जो वहाँ पे रहते हैं उन्हें हाँ, उनको हराया नहीं जा सकता। जो चिफ्टेन्स रहते हैं, जो सामंत रहते हैं, उनको आसानी से हराया नहीं जा सकता जब तक आप उन जंगलों को नहीं काटेंगे। वो सरदार होते हैं ना,
सामंत होते हैं बेटा, सरदार नहीं, सामंत होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी तो मैंने नेट पे सर्च किया था, उस पर सरदार आ रहा है। हाँ, सामंत भी बोलते हैं बेटा, सामंत या सरदार कुछ कह सकते हैं। इब्न बतूता एक मुस्लिम था। इब्न बतूता एक मुस्लिम था। जी सर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, द मॉर्निंग सर, उसके बाद कुछ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तो वो सब एक एक बच्चों से समझवा लीजिए। हाँ, अभी देखते हैं बेटा, अभी पहले इसको पढ़ा लेते हैं। अंडर द गेंगिस, कायदे में ये चंगेज खान लिखा हुआ है बेटा, चंगेज खान का स्पेलिंग यही है। द मंगोल्स, सर ये कितना अजीब सा, सर ये कितना अजीब सा नाम है। हाँ, गेंगिस लिखा है बट इसको हम चंगेज पढ़ते हैं, चंगेज खान। यस सर, सर लेकिन ये कितना अजीब सा नाम है। इसमें सीएस तो लिख नाम कई बार, हाँ, नाम कई बार अजीब होता है, बट उसकी स्पेलिंग को हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। सर ये मंगोल्स मतलब क्या और लेकिन मंगोल, इसमें तो जी ये मुगल नहीं बेटा, मंगोल लिखा है। द मंगोल अंडर चंगेज खान invaded Transoxian in northeast Iran in 1219 and Delhi Sultanate faced their onslaught soon after। इसका मीनिंग है चंगेज खान ने सबसे पहले ये जो कैस्पियन सागर है, या ये जो आपका उज्बेकिस्तान का जो क्षेत्र है, उसके जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है ईरान का, वहाँ पर 1219 में उन्होंने पहले आक्रमण किया, 1219 में पहले वहाँ पर आक्रमण किया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत को भी उनके आक्रमण का शीघ्र ही सामना करना पड़ा। तो चंगेज खान ने सबसे पहले ईरान पर आक्रमण किया, ईरान के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण किया। वहाँ से जब उसको जीत हासिल हो गई तो दिल्ली की तरफ वो बढ़ा, और दिल्ली के जो भी वहाँ पर सम्राट थे उस समय, उनको उनके आक्रमण को शीघ्र ही उनको झेलना पड़ा, फेस करना पड़ा। Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule। खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आरंभ हुआ। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में मंगोलों ने सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया, बार बार आक्रमण किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक जब राजा बने, उनको ही सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण को झेलना पड़ा, उनका सामना करना पड़ा। सर ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्यादा शूरवीर ना हो। हाँ, बिल्कुल बहादुर तो था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप समझने की बात यह है कि चंगेज खान का जब आक्रमण हो रहा था बार बार दिल्ली पर, उस समय वहाँ पर शासन करने वालों में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक थे, ठीक है। इससे पहले चंगेज खान का आक्रमण नहीं हो रहा था। ओके, दिस फोर्स्ड द टू रूलर्स to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge। अब इस कारण से जब इन राजाओं ने देखा कि बार बार चंगेज खान का आक्रमण हो रहा है, तो इनको ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हमारे पास भी कोई सेना होनी चाहिए, अदरवाइज तो हम उनके आक्रमण को झेल नहीं पाएंगे और अपनी सत्ता को गंवा देंगे, दिल्ली को गंवा देंगे, हम अपने साम्राज्य को गंवा देंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, सेना बनाई। चैप्टर में ऐसे बता रहे हैं कि दिल्ली एक बहुत बड़ा राज्य है। जी, दिस फोर्स्ड द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। एक ऐसी सेना। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जो नेक्स्ट अभी आ रहा है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का, तो उसमें आप एक एक बच्चे से एक्सप्लेन करवा दीजिए। सर एक एक ब्लॉक को एक एक बार एक्सप्लेन करवाइएगा चलिए आगे बच्चों देखते हैं। Delhi, which posed a huge administrative challenge, let us see how the two sultans dealt with this। अब देखिए कैसे डीलिंग हुई है। देखिए सबसे पहले चलिए ठीक है, पूछते हैं, एक एक बच्चे से पूछते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अम्बालिका इवेने, आप बता सकते हो बेटे, अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से अपनी सेना का विस्तार किया, किस तरह से आक्रमण करता था, इसको बताओ बेटा। अम्बालिका नहीं बता रही है। सर उससे फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक पूछिए या फिर। जी, अनमोल सोनी बेटा, अनमोल सोनी ने भी कोई रिस्पांस नहीं किया। अनोखी साहू। सर ये अलाउद्दीन खिलजी वाला बताना है। हाँ, पहले अलाउद्दीन वाला बताओ, फिर मोहम्मद तुगलक का बताओ।
Delhi was attacked twice in 1299, 1300 1300 and 1300 to 1303 as a defensive measure. Alauddin continued in large standing army. हाँ बेटा, जरा इसके बारे में बताओ, इसका क्या मतलब है, थोड़ा बताओ। दिल्ली पर अटैक हुआ था Attack- 1299 में एंड 1200 एंड 1300 में, जी बेटा, 1302 एंड 1303 में जी, दो बार जब आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी आर्मी को खड़ा करा था। बिल्कुल, दिल्ली पर दो बार आक्रमण हुआ, एक बार 1219 1300 में, और एक बार सर 1302 1303। अटैक हुए सर अलाउद्दीन खिलजी ने सर और उनको 1303 कर दिया। अच्छा, सर उसके सामने के सर उनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जी 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 सर उसका सामना कर सेकंड, सर उसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी सी सेना चलिए। खड़ी चैप्टर नंबर क्या है? अनोखी साहू बेटा, चैप्टर नंबर 3 है बेटा, चैप्टर नंबर 3। आपने अनोखी से बोला अनोखी साहू बेटा, आप मोहम्मद तुगलक के बारे में बताओ। The Sultanate as attacked in the early years of Muhammad Tughlaq recognized the Read. Mongol army. The Mongol army The Mongol army was defeated. Muhammad Tughlaq was confident about the state of his army and his resources to plan an attack on Transoxiana। He therefore raised a large standing army. इसकी मीनिंग बताओ बेटा। सर मुझे नहीं पता। सर जो सुल्तानत था ना, उसने मोहम्मद तुगलक पे अटैक किया था। जी, किसने अटैक किया था बेटा? किसने अटैक किया था, कहाँ पर? सुल्तानत में। ठीक है, आप अभी आपको नहीं समझ में आया है, दूसरे बच्चे को बताते हैं, वो सर बताएगा। मंगोल सेना अनसोनी जो मंगोल आर्मी थी ना, जी, सर मैं समझाऊं? अनसोनी बेटा आप बताओ। यस सर, यही वाला। हाँ, मोहम्मद तुगलक का द सल्तनत। 3 आईडी से Yes, ज्वाइन sir. हो गया। Yes sir, the Sultanate was attacked in the early years of Muhammad Tughlaq's reign. हाँ, जो मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रभावित वर्षों में जी। सल्तनत पर हमला किया था। सल्तनत पर हमला किया गया था। जब मुन- मतलब इसका है कि बेटा मोहम्मद तुगलक के शुरुआती शासनकाल में ही दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण हो गया था। ठीक है, जो ही इसने Yes, सत्ता की yes. बागडोर संभाला, दिल्ली पर आक्रमण हो गया। इसके बाद क्या हुआ? Yes sir, the Mongol army was defeated. और जो क्या बोलते हैं, मंगोल सेना थी वो परास्त हो गई। हाँ बेटा, मंगोल सेना पराजित हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मंगोल सेना ने मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आक्रमण तो किया, लेकिन वो खुद हार गई। द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड। मंगोल आर्मी हरा दी गई, उनको हरा दिया गया। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज। सर मतलब उसको अपनी सेना की शक्ति और उसके संसाधनों पर इतना विश्वास था। जी जी, तो उसने क्या किया? उसने ट्रांस-अक्सियाना जो क्षेत्र है जहाँ से मंगोल आर्मी आई थी, वहां पर उसने आक्रमण करने का प्लान बनाया। ठीक है, और उसको बहुत भरोसा था कि हम उसको जीत लेंगे, क्योंकि मोहम्मद तुगलक ये नहीं चाहता था सर ना वो कि फिर उसकी सेना को तैयार आगे बताओ बेटा, अनसोनी इसके आगे बताओ। Yes sir. He therefore Sir,
सर मोहम्मद He therefore raised a large standing army. ऐसे बता मोहम्मद तुगलक से सर की आवाज में लिखा है। चलिए अनसोनी के बाद अंशिका ठाकुर सेकंड। आपकी आवाज नहीं आ रही। सेकंड आप बताओ बेटा। हमारे चांस आती ही नहीं है सर, हमारे चांस आती नहीं है। सर मैं बताऊं? जी सर मेरा नहीं हुआ। अंशिका नहीं बेटा, अनसोनी आप रुक जाओ, आप रुक जाओ। चलो अंशिका आप बताओ। सेकंड हाँ सेकंड बताओ। Alauddin constructed a new garrison around Delhi for his soldiers. Alauddin खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए दिल्ली नाम का एक वो पीछे के खिलाफ किया हुआ है। और सर नेक्स्ट मोहम्मद तुगलक में बताया है कि rather than constructing a new garrison town, the oldest of 4 cities of Delhi, Delhi Khona, was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of दौलताबाद इन साउथ। फिर जो नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर जो दिल्ली के चार शहरों में सबसे पुराना शहर दिल्ली एक खोना को सर इसने अभी पढ़ा था और समझाया था। सर आप शुरू से पढ़वाते हैं तो नीचे वालों की चांस ही नहीं आती। बेटा बीच में भी शांत हो जाओ, आप मत बोलो, बताने दो। दिल्ली एक होना में रहने वाले जो रहते थे दिल्ली एक होना में, उनको उनके घर से खाली करवा दिया कि वो यहाँ पे प्रेजेंटिंग हट गई। सैनिक सर फिर सैनिक छावनी बना, सैनिक को वहाँ पे रहने के लिए बना दिया। फिर पुराने शहर के जो रहने वाले थे ना, उनको दक्षिण में बनी नई जो राजधानी थी दौलताबाद भेज दिया गया। हाँ बेटा, ये दिल्ली सर मैं बताऊं, ये मोहम्मद तुगलक ने इस काम को जो किया, इससे इसकी काफ़ी आलोचना होती है। इसके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जब आक्रमण हो गया इसके शासनकाल में, तो इसने नया एक शहर बनाया, एक टाउन जैसे शहर बनाया। सर जो दिल्ली वाला सर कोई समझाता है तो ये यश्मिता बीच में बोलने लगती है। आप लोग बीच में बोलते हो ना, तो फिर और सर आप किसी को चांस देते हैं तो ये यश्मिता बीच में बोलती है। जी यश्मिता बेटा, इस बात का ध्यान रखो कि बीच में बोलना नहीं है, ठीक है? नहीं तो फिर मीटिंग को, हाँ मीटिंग सर इसकी बार बार चांस आती है। सर वो अंशिका की दाद नहीं आती, मेरी तो कितने दिन से नहीं आई। शांत हो जाओ। मेरी नहीं आई। जब आप समझाते हैं तो सर ये यश्मिता बीच में बोलती है। शांत हो जाओ। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने नया एक सीरी नाम से शहर बनाया और वहाँ पर उसने सैनिकों को रखा, क्योंकि बाहरी आक्रमण का उसको सामना करना होता था। इसकी बजाय अगर हम मोहम्मद तुगलक की बात करते हैं तो रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities of Delhi Kuna was emptied of its residents and soldiers garrisoned there। मोहम्मद तुगलक ने ज्यादा अच्छा नहीं किया था। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उसने पहले से ही जो 4 शहर थे, उन 4 शहरों में से एक शहर को, जिसका नाम था दिल्ली कोना, उसको खाली करा दिया। खाली करा करके वहाँ पर सैनिकों को रख दिया कि आप लोग यहाँ पर रहेंगे, जिससे कि बाहरी आक्रमण जो होगा उसका आप सामना करेंगे। और बाकी जो लोग उस शहर में बसे हुए थे पहले से, उनको आदेश दिया कि आप लोग यहाँ से निकल करके दौलताबाद चले जाइए। दौलताबाद दिल्ली के और दक्षिण में है, वहाँ पर चले जाइए। तो ये जो फैसला था मोहम्मद तुगलक का, ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें किसी प्रकार की दूरदर्शिता नहीं थी, इसमें कोई भी अच्छी सोच नहीं थी। लोग काफ़ी परेशान हुए। सर जो वो था ना, जो मोहम्मद तुगलक, उसने ऐसा किया कि जहाँ पे आर्मी रहते हैं वहीं से वो टैक्स लेता था, तो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको खाने में इतना नहीं मिल पाता था।
नहीं, उस मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि दिल्ली के लोगों को यहाँ से निकाल करके दूर शहर में भेजा। मेरी नेक्स्ट पैराग्राफ में है खाने का। हाँ, वो बात की बात है। अभी पहले इसको समझो, पहले इसको समझो। जब मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में जो लोग बसे हुए थे उनको निकाल करके दौलताबाद जाने का आदेश दिया, तो कितने सारे ऐसे लोग थे जो दौलताबाद पहुँचते 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 रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। क्यों मृत्यु हो गई? क्योंकि दौलताबाद इतना नज़दीक नहीं था कि आप वहाँ से 1-2 घंटे या 4 घंटे में आप पैदल पहुँच सकते हैं। कई दिनों तक, कई हफ्तों तक उनको रास्ते में चलना पड़ा लगातार। और उनके पास क्योंकि खाने पीने की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, ना तो उस समय खाने पीने की व्यवस्था इतनी डेवलप हुई थी, इसलिए कितने लोग तो रास्ते में ही मर गए। और दौलताबाद पहुंचने के बाद, अब मैं और बता रहा हूँ बात आपको, दौलताबाद पहुंचने के बाद नया वो शहर था, शहर तो पूरा डेवलप नहीं था, वैसे ही ले जा करके वहाँ रख दिया मोहम्मद तुगलक ने। वहाँ पर लोगों का मन नहीं लगा। उसके बाद फिर से उसने आदेश दिया कि चलो अब दिल्ली, और लोग फिर दिल्ली आते समय और भी लोग जो थे वो रास्ते में कितने लोग मर गए, मतलब बहुत बुरी दशा हुई लोगों की। तो इस बात को देखकर तो यही कहेंगे कि वो कितने क्यों किया था? हाँ, ये इसीलिए किया था ना, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि बाहर से लोगों का आक्रमण हो रहा था ना, चंगेज खान का, मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, इसलिए दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ की जनता को हटा कर दौलताबाद भेजा। उसकी सोच अच्छी थी। अब सोच, सर ये बीच में बोलने लगी, सर ये बीच में बोलने लगी, पढ़वाइए सर, हम लोग समझा रहे हैं। चलिए ठीक है, सर आप शांत हो बीच जाओ, में बोलने लगी। शांत हो जाओ बेटा। सर जब आप तब सर ये सारे लोग बीच में बोलने लगते तो कुछ समझ में भी नहीं आता। हाँ, ये बात गलत है। बिल्कुल आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि जब अगर जिसमें मैं कोई बात समझा रहा हूँ तो उसमें बात पूरी सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। बीच में बोलते हैं तो मुझे रुकना पड़ता है, और मुझे रुकने से बाकी बच्चे फिर पूरी बात को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा सा क्लास को और अच्छे से चलने में सहयोग करिए। सर आप एक और बार समझा दीजिए। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ बेटा कि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी से उलट काम किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जहाँ पर नए शहर का निर्माण किया वहाँ पर उसने सैनिकों को रखा, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि बसे बसाए शहर को उसने खाली कर दिया, और खाली करके वहाँ पर उसने सैनिकों को रखा, जो कि एक गलत फैसला था। किसी भी राजा के लिए अगर सैनिकों को रखने के लिए कोई शहर की व्यवस्था करनी है तो किसी इलाके से निवासियों को अगर वो खाली कराता है तो ये हमेशा हमेशा गलत फैसला कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब लोग अपना घर बार छोड़ते हैं तो कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। आप अगर किराएदार हैं या किराए पर कभी आप रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब भी रूम खाली करना होता है, दूसरे रूम में जाना होता है, कितना मुश्किल होता है, कितना सारा सामान हमारे पास हो जाता है, उसको लेके जाना और कितना सामान हमें छोड़ना पड़ता है, तो ये सारी दिक्कतें आती है। तो ऐसा ही मोहम्मद तुगलक ने किया कि उसने दिल्ली को खाली किया, दौलताबाद जाने का सबको आदेश दिया, और इतना लंबा रास्ता, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी रास्ते में। कितने लोग जो बूढ़े थे, जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, या जो कमज़ोर लोग थे, वो रास्ते में ही चलते चलते भूख के मारे मर गए। और जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो वहाँ पर भी लोगों का मन नहीं लगता था, वहाँ पर भी लोग रह नहीं पाए, और वापस फिर दिल्ली आने का आदेश दिया मोहम्मद तुगलक ने। आते समय फिर उनकी दुर्दशा हुई और कितने लोग फिर आते समय मर गए। तो कुल मिलाकर के ये जनता के लिए बहुत ही खराब फैसला था, लोगों की तबाही हो गई, लोग परेशान हो गए। ठीक है, ये इस बात में इसमें पॉइंट है। ठीक है, और अब इसमें कोई एक्सक्यूज मी सर। जी बोलो सर, ये आप बता रहे थे ना दिल्ली से गए थे, तो सर कितना दूर पड़ा होगा, सबको जाना पड़ा था आप सर्च कर सकते हैं, आपके पास गूगल है, आप दौलताबाद दिल्ली सब सर्च करिए, कई 100 किलोमीटर आपको मिलेगा। वो साउथ में है, दौलताबाद बहुत दूर है, पास में नहीं है। सर मतलब जहाँ पे क्वेश्चन जी, सब लोग वहाँ पे जहाँ पे दौलताबाद मतलब पहले रह रहे थे दिल्ली, वहाँ पे हमला हो रहा था क्या? नहीं बेटा, दिल्ली पर हमला हो रहा था। दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली के एक शहर को, एक खास इलाके को जिसका नाम है दिल्ली एक कोना, उस क्षेत्र को खाली करा के वहाँ पर मोहम्मद तुगलक ने सैनिकों को रख दिया और बाकी लोगों को बोला कि आप सभी लोग दौलताबाद चलिए। तो दौलताबाद जाने पर भी लोगों की काफी बुरी स्थिति होती है। ठीक है सर, कैन आई एक्सप्लेनेशन नहीं नेक्स्ट सर? नो सर, मतलब लाइन वाइज ही होगा। चलिए लाइन बाई। अब आप लोग क्या है कि बीच में बहुत ज्यादा शोर करते हैं ना सर, आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए, टाइम ओवर होने वाला है।
यस सर, आप जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए एक पैराग्राफ और हो पाएगा और ज़्यादा समय नहीं है, ये पूरा नहीं हो पाएगा आज, ये पूरा नहीं हो पाएगा। फिर रह गया और सर आधा बचा है तो वो आप कल एक्सप्लेन करवा दीजिए कल की क्लास में आधा। खुशबू यस सर। सर ये गलत है सर, आप लाइन वाइज करवा रहे थे। हम तो कहीं नहीं पाते हैं to be said this was सर, आप ही done समझाओ। to the reduce the सर अपने बीच में बोलने लगी। between the Ganga and Yamuna. Tax was fixed at 50% of the events held. तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने ये करा कि जो वो सोल्जर्स थे उन्हें खाने को भी खाना देना पड़ेगा। जी। तो वहीं पे जो गंगा यमुना है तो वहाँ पे ज्यादा खेती होती है तो जी। वहाँ से वो टैक्स लेते थे जी। और सोल्जर को दे देते थे खाना खाने को। वेरी गुड, चलिए ठीक है आगे बढ़िए। reduced from the same area was collected as tax to feed the army. तो ये जो मोहम्मद तुगलक था उसने गलत किया। उसने ये किया कि जहाँ पे आर्मी रहते थे वहीं से उसने टैक्स लिया जिससे कि वो खाना खा सके। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान levied additional taxes. This coincided with famine in the area. तो उसने वहाँ से टैक्स लिया तो वहाँ पे कुछ लोगों को खाने को ही नहीं मिला, कुछ लोग भूख से मरने लगे। बेटा हाँ, अब इसको थोड़ा समय और ज़्यादा स्पष्ट कर देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को खाना खिलाने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए जनता के ऊपर उसने टैक्स लगाया, जो कि गंगा और यमुना क्षेत्र में जो निवास करती थी उस पर उसने टैक्स लगाया और 50% जो टैक्स लगाया उससे उसके सैनिकों का काम चल गया, मतलब उनका खाना पीना पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जिस समय मोहम्मद तुगलक ने टैक्स लगाया अपने सैनिकों के रख रखाव के लिए तो उसने कुछ एडिशनल टैक्स लगा दिया। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्स, उसने कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा दिया और एक्स्ट्रा टैक्स लगाया। यहाँ तक तो बात सही है, टाइम इज ओवर। बेटा अंतिम बात समझ लो, मोहम्मद तुगलक ने जो एडिशनल टैक्स लगाया यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन उसी समय अकाल पड़ गया, उसी समय बारिश नहीं हुई, खेती में अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसकी वजह से काफ़ी लोग अकाल में मौत से मर गए। तो उसका जो एडिशनल टैक्स लगाया जाना ये और ज़्यादा उनके लिए खतरनाक हुआ, क्योंकि एक तो अकाल पड़ गया था, वैसे ही प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ था और उसके ऊपर से टैक्स पब्लिक ने जो दिया उससे उनके यहाँ खाने पीने की खुद किल्लत हो गई और काफ़ी जनता भूखों मर गई। तो ये अंतर है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में, ठीक है। सर अलाउद्दीन खिलजी ने दूर का सोचा कि यदि अकाल पड़ गया तो फिर वो कैसे करेंगे, उसने दूर का सोचा इसलिए उसने गंगा यमुना का किया। हाँ ठीक है। सर अपनी क्लास में बताने कोई जॉन हुआ है रवि कुमारी के नाम से। रवि कुमारी कौन है मुझे नहीं पता। सर और ये रियल गेमर कौन है? रवि सर एक बार पूछिए। रवि कुर्मी। हाँ बेटा ये कौन है, रवि कुर्मी कौन है? ये तो बोल ही नहीं रहे। हाँ बेटा क्या नाम है आपका? पवन गौर। पवन गौर, वेरी गुड बेटा, वेलकम टू गूगल। नो सर ये हमारी क्लास का पुराना बच्चा है, ये नहीं। हाँ मुझे पता है। यस सर, पुराना है पवन। और सर अभी ज्वाइन हुआ है सर लंबू। पवन गौड़ को मैं जान रहा हूँ ना, 7th B में बच्चा है ये। सर वो 6th 5th से है, 5th में भी था और सर वो 4th में भी था। सर वो 2nd क्लास से है। पवन से मैं मिला हूँ, पवन को मैं जान रहा हूँ। पवन बेटा ये अपना नाम यहाँ बदल करके रवि कुर्मी की जगह पर पवन गौड़ लिख लो, ठीक है। अरे सर वो ए में नहीं है, बी में है पवन गौड़। हाँ बी में है ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ। पवन गौड़ बेटा लिख लो यहाँ पर, पवन गौड़ लिख लो, ठीक है। अच्छा रहेगा, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके सर जब स्कूल में थे तो जब आपने देखा था पूरी क्लास को। थैंक यू क्लास, थैंक यू। यस बाय सर, थैंक यू फॉर द क्लास। बाय सर, थैंक यू फॉर द बाय सर, थैंक यू फॉर द क्लास। बाय सर, थैंक यू फॉर क्लास। हैव अ नाइस डे सर। वेलकम बेटा। बाय सर, थैंक यू।